जब भी हम बाहर से खेल के आते हैं, बहुत धूल मिट्टी हमारे हाथ में लगी होती है, तो हम मान लो खाना खा रहे हैं, जस्ट खेलने के बाद हम नाश्ता करते हैं या खाना खा रहे हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई? साबुन से हाथ धोते हैं। नहीं करते तो पीछे से आवाज आती है कि ओ भाई साबुन से हाथ धो क्या, उसके बिना खाना नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है कि साबुन से हाथ हम क्यों धोएं? हम सिर्फ पानी से हाथ धो लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पे कुछ गिर जाता है, हम उसको जस्ट पानी से साफ करते हैं तो वो चीज साफ हो जाती है। कई बार हमको डिटर्जेंट या साबुन का यूज करना ही पड़ता है, वरना कपड़े की या हमारे स्किन की सफाई नहीं होती। ठीक है। या फिर जैसे एक और बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम अगर अपने बालों में तेल लगाते हैं, ऐसे हाथ में लेते हैं, फिर ऐसे बढ़िया बढ़िया तेल लगाते हैं, उसके बाद अगर हम सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं ना, तो हमारे हाथ चिकने चिकने रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा तेल हटा नहीं है हाथ से, अभी सफाई हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई? सोप लेते हैं, बढ़िया से ऐसे 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 घिसते हैं और उसको जो है सफाई कर लेते हैं। तो अब हमारे हाथ वापस नॉर्मल नॉर्मल फील होने लग जाते हैं। ये सबका ऑब्जर्वेशन होगा। कभी आपके कपड़ों पे कुछ तेल भरा खाना गिर जाए, आप उसको पानी से कितना भी साफ कर लो, वो साफ नहीं होगा, आपको डिटर्जेंट या कुछ यूज करना पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है, पहली बात तो कि सोप जो है वो सफाई करता कैसे है। दूसरी बात यह है कि भाई सोप जो है, भाई पानी जो है वो कई बार तो सफाई कर देता है, जब वो इनइफेक्टिव हो जाता है, कभी काम नहीं करता, तो फिर हमको सोप या डिटर्जेंट को यूज करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, इसको अब समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको हमारी स्किन में या कपड़े में जूम इन करना पड़ेगा। करें, ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो आपका कपड़ा या स्किन है, इसको हम अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही कुछ होगा। यहां पे आप देख रहे हो कि छोटे 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 ऐसे पोर्स है, ठीक है, आपको छोटे से पोर्स दिख रहे हैं यहां पे। अब क्या होता है कि जब कोई डर्ट पार्टिकल, गंदगी जो है, या फिर ऑयल, अपन सब्जी वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑयल होता है, या फिर कुछ भी जो मोस्टली हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, वो ऑयली होते हैं नेचर में, ठीक है। उनको क्या होता है कि जब वो हमारे कपड़े पे या हमारे स्किन पे आके लगते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। या तो वो डर्ट पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो कि वो पोर में घुस ही नहीं पाए और कुछ इस तरीके से ऊपर ही सेटल हो जाए, पर वो अंदर छेद में नहीं घुस पाया है, ठीक है। इन केसेस में तो क्या होता है, आप पानी की धार मारे हम, ये आपने पानी की धार मारी तो ये बह के उसके साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि इसको किसी ने पकड़ के नहीं रख रखा, किसी का इसकी ऐसे ये लॉक्ड नहीं है कहीं पे, तो पानी के साथ बह के चल जाएगा। तो ऐसी चीजें तो पानी के साथ आपकी क्लीन हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी अराइज करती है कि अगर अब हमारा डर्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल, जो ज्यादातर गंदगी होती है जिसको हम साफ करने की कोशिश करते रहते हैं, वो ऑयली होती है नेचर में, वो इन कपड़े के या स्किन के पोर्स में जाके सेटल हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर वो यहां पे आके कुछ सेटल हो गया तो क्या होगा? अब मैं पानी की धार मारता हूं, मतलब हम पानी को फ्लो कराते हैं, फ्लो कराया हमने पानी को, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो फंसा हुआ है, ये कहीं पे फंस गया है, अटक गया है, और अब पानी के थ्रू बाहर नहीं जाएगा। अब तो अपने को कुछ और ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंस गया है, पानी की धार से बाहर नहीं निकलेगा। अब तो कुछ और मैकेनिज्म से निकालना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है, इसको देख के मेरे को रिसेंट 2-3 एग्जाम्पल याद आ गए। क्या 2-3 एग्जाम्पल? इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। अब देखो, पहला एग्जाम्पल क्या कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो वो क्या है, एक दिन रूठ गई, छोटी सी बच्ची है, वो रूठ गई एकदम कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, और एकदम ऐसे मुंह फुला के और गुस्से में एक जगह पे बैठ गई। अब पर हमको उसको बाहर तो बुलाना था, तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि भैया वीडियो गेम का लालच दिया कि चल अपन गेम खेलेंगे। फटाफट से वो बच्ची बाहर भाग के आ गई। तो सिमिलरली अपने इस पार्टिकल की भी हालत कुछ ऐसी है, ये फंस गया है, बाहर नहीं आना चाहता। इसको बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा, या कोई ना कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो इसको बाहर निकाल ले। एक और एग्जांपल याद है, कील ठोकी थी अभी बहुत रिसेंटली, गलत ठोक गई, नेल दीवार पे ब्लैक बोर्ड को टाकने के लिए वो ठोकी थी, अब वो गलत फंस गई, तो अब उसको बाहर निकालना था। अब हाथ से तो निकल ही नहीं रही, लाया कुछ प्लायर और ऐसे जोर से खींच के घुमा फिरा के कैसे भी जुगाड़ करके, जुगाड़बाजी करके उसको बाहर निकाला। ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी मेरे को कोई चीज मेरी फंस गई थी, उसको बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, उसको खींचना पड़ा, प्लायर की मदद से ही हुआ, वरना वो नहीं हो रहा था, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे स्किन में ऐसे छोटे छोटे लकड़ी की फांस घुस जाती है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो सेफ्टी पिन का यूज करते हैं या प्लकर लेके आते हैं और उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं। तो यहां पे जो हमारी डर्ट हमारे कपड़े में जिद्दी दाग जो है, वो जो हमारे
कपड़ों में, हमारे स्किन के पोर्स में घुस गया है, उसको निकालने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाके आना पड़ेगा जो उसको उस गड्ढे में से, उस छोटे से पोर में से खींच के बाहर निकाल सके। वो जो काम करता है वो करता है सोप। एक और बात आपने ध्यान दी होगी कि जितने भी हमारे टीवी पे कमर्शियल्स आते हैं उसमें से ज्यादातर सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो अलग अलग सोप्स या शैम्पूज या डिटर्जेंट्स की होती है। सबका फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। आप देखो अपने इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, डव, लक्स, पियर्स और पता नहीं क्या क्या, और इतने बड़े बड़े मेगा स्टार, सुपरस्टार्स हमारे शैम्पू के, साबुन के ऐड करते हुए आपको दिखेंगे। बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि क्लेनलीनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर बालों की क्लेनलीनेस हो शैम्पू के थ्रू, कपड़ों की सफाई हो, स्किन की सफाई हो, बर्तन की सफाई हो, किसी की भी सफाई हो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सफाई कौन करता है? सोप वगैरह ये सफाई करते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या चल रही है? हमारी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारा डर्ट जो पार्टिकल है वो जाके घुस गया है, उसको हमको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। अब मैं हाथ से तो बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो माइक्रो स्केल पे है। मेरा हाथ तो इतना बड़ा है, वो छेद खुद इतना बड़ा है, मेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ अपने को केमिकली करना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो यही देखेंगे कि ये सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं केमिकली ऐसा काम कैसे करते हैं। इसका ऐसा सोल्यूशन है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसका जो तरीका है, जो ये काम करने का इसका जो तरीका है, उसको समझने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? जो सोप होते हैं भाई, वो आपको पता है कि जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिनमें होता है सोप वो होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। अभी फॉर्मूला देखेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो दो हम यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले सोप के। आपको इनका नाम या फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सोडियम स्टेरेट हो गया C17H35COO-। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस करके एक चीज समझनी है कि यहाँ पे आपको एक बहुत लंबी कार्बन चेन दिख रही है। बहुत काम आएगा ये हमारे क्लींजिंग एक्शन को समझने में, हमारे गड्ढे में से उस डर्ट पार्टिकल को बाहर खींच के लाने में ये बहुत काम आएगा। C17H35 17 कार्बन की लॉन्ग चेन है और उस कार्बन की चेन के साथ एंड में जुड़ा हुआ है COO-। अगर आप अब यहां से ध्यान से देखोगे तो COO- आयोनिक होता है। कैसा होता है? आयोनिक होता है। और C17H35 जो है वो एकदम न्यूट्रल स्पीशीज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एकदम न्यूट्रल है। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें मेरे को दिख रही है, लंबी कार्बन चेन और एक छोटा सा आयनिक पार्ट COO- वाला, और Na+ यहाँ पे कैटायन की फॉर्म में है। सिमिलरली सोडियम पैल्मिटेट आपके पास होता है, इसमें कार्बन चेन की संख्या थोड़ी सी छोटी होती है, 2 कार्बन कम होते हैं, बाकी सब एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में सिमिलर है। C15H31COONA। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सोप का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे भी वही बात, लंबी सी कार्बन चेन और एक COO- ग्रुप। अब देखो ये लंबी सी कार्बन चेन और COO- ग्रुप क्या जादू करते हैं उसको समझने की अपन कोशिश करेंगे। उससे पहले एक और चीज कि ये बनाऊंगा कैसे, ठीक है, किस तरह से हमारे पास सोप का मॉलिक्यूल बनेगा वो देखना पड़ेगा ना पहले। तो सोप की प्रिपरेशन बहुत आसान है। ऑयल या फैट ले लो आप, उसमें आप एल्कली के साथ रिएक्शन करवा लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है ना, बेस होता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सोप बन जाएगा। तो क्या बहुत सिंपल सी इक्वेशन हुई, ऑयल और फैट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू सोप। आपको ध्यान होगा तो आपने सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देखी थी जहां पे हम एस्टर में NaOH मिला के CH3COO- बना रहे थे। अब आप कोई सा ऐसा एस्टर ले लो जिसमें बहुत लंबी कार्बन चेन हो, जिससे कि आपका C17H35COO- बन जाए। ठीक है, देखो आपको CH3COO- तो बनाना आ ही गया था, बस उसी में लंबी कार्बन चेन लगानी है, तो अपना C17H35COO- भी बन जाएगा इस रिएक्शन से। कैसे लिखोगे रिएक्शन? ऑयल और फैट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू सोप। देखो क्लींजिंग एक्शन पहले बाद में देखेंगे, अभी पहले ये समझते हैं कि सोप का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जब आप सोप को प्रिपेयर करते हो किस तरीके से? हाइड्रोलिसिस करा के फैट और ऑयल का एल्कली के साथ, तो कहलाता है सेपोनिफिकेशन। ठीक है, यहां पे जो है पानी कुछ एक बॉन्ड्स तोड़ता है, इसलिए हाइड्रोलिसिस किसकी मदद से? एल्कली की मदद से। फैट और ऑयल के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, किसकी मदद से? पानी की मदद से, जो कि एल्कलीन मीडियम है बेसिकली। NaOH प्लस पानी की मदद से बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ये वाला जो रिएक्शन कहलाता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? कुछ एक यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं,
कि जब आप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप इक्वल अमाउंट ले रहे हो कलरलेस वेजिटेबल ऑयल का और 20% एक्वा सॉल्यूशन का NaOH का एक बीकर में। यहां पे ये क्वेश्चन आपको ये सिखा रहा है कि जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि बीकर जो बाहर का जो पार्ट है बीकर का वो गर्म हो गया है, बीकर का जो आउटर सरफेस है वो गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है कि एसेंशियल मटेरियल्स बताओ सोप को प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में, और एक ब्रीफ भी बताओ टेस्ट कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एसिडिक है कि एल्कलीन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बने हैं। सबसे पहली चीज अपन कर लेते हैं कि लेबोरेटरी में अगर अपने को सोप प्रिपेयर करना है आपको 3 चीजें चाहिए। वेजिटेबल ऑयल आपको चाहिए, ठीक है, आपको NaCl चाहिए, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और आपको एक 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए। ये 3 चीजें आपको चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो फिर आप लेबोरेटरी में सोप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब अपने को टेस्ट करना है कि ये एल्कलीन है कि एसिडिक है। किसको याद करेंगे? लिटमस पेपर को याद करेंगे। रेड लिटमस को ब्लू कर देगा वो, पता है ये आपको, ठीक है, क्योंकि सोप किससे मिलकर बना है? देखो COO- मतलब ये तो एसिड से आया है, वीक एसिड से आया है। Na+ ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वो भी बेसिक होता है। इसलिए यहां पे रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी बात हुई भाई। रिएक्शन मिक्सचर जो है वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का बेसिक है। ठीक है, तो हमको अभी तक क्या समझ में आया कि हमने सोप को कैसे प्रिपेयर किया। अब अपन दोबारा से आते हैं कि जो सोप है वो किस तरीके से क्लीनिंग करता है। उसके लिए आपको सोप का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से आप पूरा फोकस लगाओ। सोप मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक बात और समझना कि जब भी आप साबुन लगाते हो या आप कपड़े धोते हो तो वहां पे हमेशा पानी इन्वॉल्व रहता है। वॉशिंग मशीन में तो पानी में ही आप सब कुछ करते हो, या फिर जब आपके कपड़े भी धुलते हैं तो रेगुलरली वो गीले कपड़ों में होते हैं। सूखे कपड़ों को आप साफ नहीं कर सकते, सूखी स्किन को आप साबुन से साफ नहीं कर सकते, स्किन गीली होनी चाहिए। सोप का एक्शन सिर्फ पानी के साथ ही हो सकता है, तो पानी तो इन्वॉल्व है ही सही जब हमने सोप को लिया है। तो ये बात एक बार पहले समझनी बहुत जरूरी है। तो जो सोप मॉलिक्यूल है उसमें 2 पार्ट होते हैं जो पानी के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दोनों पार्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। जैसा कि आपने देखा था, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पानी से दूर रहना चाहती है, पानी को हेट करती है, पानी से डर लगता है इस लंबी वाली हाइड्रोकार्बन चेन को। आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, इसको पानी से क्यों डर लगता है? पानी से इसको इसलिए डर लगता है क्योंकि पानी और ये एकदम अलग अलग है। पानी और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इनके बीच की बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये केमिकली एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए एक दूसरे से बहुत दूर रहना ही पसंद करते हैं। पर यहां पे एक बात और बता दूं आपको कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसको ऑयल बहुत पसंद होता है, क्योंकि ऑयल और हाइड्रोकार्बन इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। केमिकली एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सोप के 2 पार्ट हैं उसमें से जो एक लंबा वाला पार्ट है, बहुत लंबा वाला पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन चेन वाला, उसको पानी से नफरत है और ऑयल से प्यार है। फाइनल एम क्या है? वो गड्ढे में जो हमारा ऑयल पार्टिकल पड़ा है उसको खींच के बाहर निकालना है। तो अब थोड़ा सा समझो, आपको सोप के स्ट्रक्चर में एक ऐसी चीज मिली जिसको ऑयल से बहुत प्यार है और पानी से बहुत नफरत है। ये स्टेटमेंट मेरा बहुत काम आएगा, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ये वाला पार्ट जिसको पानी से बहुत नफरत है कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर लगना, तो पानी से डरने वाला पार्ट है ये लॉन्ग कार्बन चेन वाला, हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट। दूसरा पार्ट वो वाला है जो कि आयनिक है, COO- वाला पार्ट। अब इसका जो अट्रैक्शन होता है पानी के साथ वो बहुत ही अच्छा होता है। COO- को पानी पसंद है, ठीक है, जैसे बेबी को CO- को पानी बहुत पसंद है, तो ये पानी के साथ रहना पसंद करता है। तो ये वाला क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो माने पानी और फिलिक मतलब प्यार, तो पानी से प्यार करने वाला पार्ट, इसलिए ये ऑयल से दूर भागने वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऑयल की और CO- ग्रुप की बिल्कुल भी नहीं बनती है, इनके बीच में बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमारे पास 2 पार्ट हो गए, एक पानी से प्यार करने वाला, एक पानी से नफरत करने वाला। हमको ये भी बात समझ में आई कि जो पानी से प्यार करता है मतलब COO- वो ऑयल से नफरत करता है, और जो पानी से नफरत करता है मतलब
हाइड्रोकार्बन पार्ट C17H35 वाला पार्ट वो ऑयल से प्यार करता है। दोनों पार्ट आपको समझना है। तो अब हम कलेक्टिवली जो है, जो सोप का हमारा मॉलिक्यूल है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? ये तो आपको पूंछ दिख रही है ना, जिगजैग 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 वाली, वो तो लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है। और ये जो आपको गोला दिख रहा है ये आपका COO- वाला पार्ट है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल रिप्रेजेंटेशन है सोप के मॉलिक्यूल का, बताऊंगा कि क्यों। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये पानी से प्यार करता है, आयनिक पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, जो कि ऑयल से प्यार करता है, ऑयल के साथ रहना चाहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान देना, अब हम हमारी पुरानी सिचुएशन में जाते हैं। हमारे पास ये ऑयल का एक डर्ट का एक पार्टिकल फंसा हुआ है। अब हमने क्या किया कि पानी तो है ही, सही, पानी तो इन्वॉल्व है ही। अब हमने उस पानी में सोप मिला दिया। हमने सोप मिला दिया मतलब हमने इस तरीके से सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिला दिए। अब क्या होता है कि जो सोप का मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट हैं। वो वाला पार्ट जो पानी से नफरत करता है, जो पानी से दूर रहना चाहता है, हमने जबरदस्ती उसको पानी में मिला दिया, तो वो जो है वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। उसकी हालत उसी एक लड़के की तरह है या लड़की की तरह जिसको जबरदस्ती फैमिली फंक्शन में ले जाया जाता है। उसको वहां कुछ भी मजा नहीं आ रहा, मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है, किसी को इधर उधर ढूंढ रहा है कि अपनी उम्र का कोई मिल जाए, पर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पर क्या होता है कि ऐसे चलते फिरते ये जो हमारी लंबी सी पूंछ है ये गलती से टकरा जाती है उस ऑयल या डर्ट के मॉलिक्यूल से। और ऑयल या डर्ट के मॉलिक्यूल से टकरा जाती है तो इसको अपने पसंद की चीज मिल जाती है। बात समझना, किससे प्यार करता है ये हमारा लंबी वाला पूंछ वाला पार्ट? ये ऑयल या डर्ट के पार्टिकल से प्यार करता है। तो ये जैसे उसके पास गया उसको पकड़ के रख लेगा। जैसे वही फैमिली फंक्शन में घूमते हुए बच्चे को कोई किसी रिश्तेदार के अपने उम्र का बच्चा मिल जाए बस एक बार, तो फिर तो वो उसको पकड़ के रख लेगा और फिर दोनों में इतनी मस्ती हो जाएगी, फिर वापस घर जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। सिमिलरली जब ये हमारे हाइड्रोकार्बन वाली चेन को ऑयल का मॉलिक्यूल मिलता है तो ये उस ऑयल के मॉलिक्यूल में जाके घुस जाता है अंदर, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, उसको छोड़ता ही नहीं है, एकदम पकड़ के रखता है। और ये अपने साथ वाले सोप के मॉलिक्यूल्स को भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ऑयल मिल गया, ऑयल मिल गया, ऑयल मिल गया। बाकी सारे भी ऐसे घूम फिर के इसके चारों तरफ जाते जाते हैं। अब आप ध्यान से यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इतना शानदार एक्शन है, इस पूरे विजुअल को आप बहुत ध्यान से देखो। यहां पे हो क्या रहा है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो हमारी पूंछ थी, टेल थी, लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन थी, वो सब तो ऐसे घुस घुस के ऑयल के मॉलिक्यूल में चले गए। और उनका जो बाहर का सर था, आयनिक पार्ट था, गोल गोल वाला, वो अभी भी पानी में ही पड़ा हुआ है। तो दोनों को उनकी पसंद की चीज मिल गई। जिसको पानी पसंद था वो पानी में पड़ा हुआ है, जिसको ऑयल पसंद था वो ऑयल में पड़ा हुआ है। अब यहां पे होगा क्या कि जब आप ऐसे, पानी की धार तो आपकी हमेशा चलती रहती है, आप नहाते हो शावर से तो ऐसे चलता रहता है। जब वो चलता रहता है तो पानी के फोर्स से क्या होता है कि ये जो पूरी एंटिटी है, जो सोप के मॉलिक्यूल और ये है, ये हमेशा आगे की तरफ पुश होते रहता है। अब क्या हुआ कि आपके ऊपर जो है पानी से प्यार करने वाली COO- के ग्रुप लगे हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये पानी के फोर्स के कारण धीरे धीरे ऑयल का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आना शुरू कर देता है, कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे और बाहर आता जाता है, दूसरे सोप के मॉलिक्यूल भी अपना पानी से हेट करने वाला पार्ट ऑयल के अंदर घुसाना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीन होता रहता है। और एक पॉइंट पे ये पूरा मॉलिक्यूल उठ के बाहर आ जाता है, इसके चारों तरफ सोप के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। तो काम करते हैं, बाकी सबको हटाते हैं और सिर्फ ये जो अपनी एंटिटी बनी ना कि ऑयल का जो गोल गोल वाला मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल, उसके चारों तरफ हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच हो गए, इस पे फोकस करते हैं। पहली बात तो ये जो क्लस्टर बना, इसका एक स्पेशल नाम होता है जो कि होता है मिसेल। इसको क्या बोलता है? मिसेल बोला जाता है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि एक आपके डर्ट मॉलिक्यूल पे या ऑयल मॉलिक्यूल पे हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, एक पूरा क्लस्टर बन गया है, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अटैच हो गए कि उनका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो तो ऑयल के अंदर घुसा हुआ है, और जो उनका आयनिक वाला पार्ट है, जो वाटर लविंग पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो उस ऑयल के सरफेस पे बाहर निकला हुआ है, वो पानी में रहने की इच्छुक है और उसको उसकी इच्छा पूरी भी हो रही है। तो हमारे पास दो पार्ट हो गए। तो आपको समझना ये बात की जो हमारा ये लंबी वाली हमारी टेल थी, पूंछ थी,
वो ऑयल पार्टिकल में घुस गई और उसको वहां से जबरदस्ती करके खींच के निकाल के लेके आई। जैसे हमने हमारी घर की छोटी बच्ची को वीडियो गेम का लालच देके निकाला था, कील को प्लायर से निकाला था और फांस को प्लकर से निकाला था, वैसे ये सोप का मॉलिक्यूल उस हमारे कपड़े के जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, या स्किन के छोटे छोटे से छेद या पोर होते हैं, उसमें से निकाल के लेके आया। ये सोप का क्लीनिंग एक्शन है। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि अगर यहां पे हम सोप में हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं लेते या फिर वो वाला पार्ट नहीं लेते, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला, जिसको ऑयल बहुत पसंद था, तो उस ऑयल के मॉलिक्यूल में कौन अंदर घुसता, उसको कौन बाहर खींच के लेके आता। और अगर हम मान लो इसमें वो वाला पार्ट नहीं लेते जिसको पानी में रहना पसंद है, तो ये सोप का मॉलिक्यूल ऑयल में ही चल जाता और पूरा अंदर ही रह जाता, बाहर इसका कोई सा भी पार्ट होता ही नहीं जो पानी के साथ आगे बहने की कोशिश करता। तो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो उस ऑयल के मॉलिक्यूल को पकड़ ले, उसके चारों तरफ से घेर ले, जैसे पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, वैसे ही तुम्हारे पूरे सोप के मॉलिक्यूल ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ऑयल का जो ग्रीस का जो छोटा सा हमारी गंदगी फैलाने वाली एंटिटी है, पार्टिकल है, वो बच के कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसको चारों तरफ से सोप के मॉलिक्यूल ने घेर लिया है। अब क्या होता है कि भाई देखो बाहर कौन सा पार्ट है, वापस से इसको इसकी जगह पे भेजते हैं। अब देखो हमारा कौन सा पार्ट है बाहर, पार्ट हमारा वो है जो कि पानी से प्यार करता है, तो ये पानी में सस्पेंडेड रहेगा, पानी में घूमेगा, पानी के साथ इसका बढ़िया बॉन्डिंग चल रही है, क्योंकि पानी को तो क्या दिख रहा है, ऑयल का मॉलिक्यूल तो सोप के मॉलिक्यूल के अंदर छुप गया है, तो वो तो पानी को दिख ही नहीं रहा है, पानी को तो सिर्फ बाहर बहुत सारे CO- दिख रहे हैं। जैसे अब आप पानी से धोना शुरू करोगे तो ये जो हमारे छोटे छोटे मिसल्स बने हैं, छोटे छोटे हमारे बहुत सारे क्लस्टर्स बने हैं, उनको मिसल बोला जाता है। वो मिसल जैसे ही आप धोगे, आप पानी के साथ आराम से रिंस हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो अब अगर हम टेक्निकली देखें मिसल की डेफिनेशन को, तो हम बोल सकते हैं कि क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the clusters. These formation या फिर this formation of cluster is called a micelle. ठीक है, बात समझ में आई। अब आप धो लो तो ये मिसल जो है आगे बढ़ के पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। समराइज कर लेते हैं एक बार। हमने जो हाइड्रोकार्बन चेन थी उसने अटैक किया जाके ऑयल के मॉलिक्यूल पे, वो गड्ढे में जो ऑयल का मॉलिक्यूल था उसको वहां से उसने बाहर निकाला। उसके बाद जो है मिसल बन गया। मिसल में जो बाहर का पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, तो वो वापस से सेटल नहीं होगा, वो वाटर में ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर में रहेगा तो जैसे आप धोगे तो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, आपकी स्किन तो क्लीन हो गई। यहां पे कुछ और एक बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे मिसल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एग्रीगेट बना ले, प्रेसिपिटेट बना ले, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाए, एक मिसल दूसरे से, दूसरा मिसल तीसरे से, चौथा मिसल पांचवें से, इस तरीके से ये सब आपस में जुड़ जाए और फिर नीचे प्रेसिपिटेट बना ले। अगर ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो वापस से कचरा आपकी स्किन पे इकट्ठा हो जाएगा, तो क्लीनिंग तो होगी नहीं। हम तो क्या चाहते हैं कि ये पानी में ही रहे, पानी से नीचे उतर के आपकी स्किन पे या कपड़े के सरफेस पे दोबारा ना आए, इसलिए हमको प्रेसिपिटेशन रोकना पड़ेगा। आपने टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेशन करा था तो क्या हुआ था, सारा का सारा नीचे सेटल हो गया था। सिमिलरली अगर अब ये मिसल जुड़ गए आपस में और ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इनका प्रेसिपिटेट बन गया, तो क्या होगा कि ये सब वापस आपके कपड़े पे सेटल हो जाएंगे, आके आपके स्किन पे सेटल हो जाएंगे, तो फिर तो कोई क्लीनिंग एक्शन हुआ ही नहीं, कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो यहां पे एक फायदा होता है क्या, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो आपका एक मिसल है उस पे बाहर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि CO- है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। जब दूसरा मिसल इसको आके अप्रोच करने की कोशिश करता है उस पे भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज और सामने दूसरे वाले मिसल पे भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत रिपल्शन करते हैं, इसलिए कभी भी जुड़ नहीं पाते हैं, अकेले अकेले रहते हैं और एक इमल्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मिसल का इमल्शन बन जाता है। इमल्शन टेक्निकल टर्म है और डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप इतना सा समझ लो कि इमल्शन में बस इतना सा होता है कि जो आपके छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं, जो मिसल्स हैं, वो सेटल डाउन नहीं होंगे और वो पानी में ही घूमते रहेंगे, नीचे जाके सेटल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूरा सोप का क्लीनिंग एक्शन आपका हुआ। क्लियर हुआ मिसल फॉर्मेशन, उसका क्लीनिंग एक्शन क्या हो रहा है पूरा अच्छे से। हाइड्रोकार्बन पार्ट ने उसको खींच के लाया, फिर जो अपना मिसल बन गया, फिर वो मिसल में क्योंकि बाहर पानी से प्यार करने वाले लोग लगे हुए थे तो वो पानी के साथ जैसे हमने धोया तो आगे बढ़ गए। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन आपको ही होगी
कि जो हमारा सोप का सोल्यूशन होता है बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा दिखता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे से बादल बन गए हैं, फोम फोम वहां पे आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मिसाइल्स होते हैं ये इतनी बड़ी साइज के हो जाते हैं कि ये लाइट को आराम से स्कैटर कर सके। बस अब अगर ये लाइट को आराम से स्कैटर कर सकेंगे तो ये कैसे दिखेंगे आपको? क्लाउडी क्लाउडी से दिखेंगे। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, 2 मग ले लो, एक मग में तो एकदम साफ पानी भरेंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें सोप सॉल्यूशन डालेंगे, सोप को घिसेंगे कुछ इस तरीके से, जो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। जब आप यहां घिसोगे तो यहां पे बहुत बढ़िया से फोम बनेगा, लेदर बनेगा, बहुत बढ़िया सोप का एक्शन आएगा। पर अब अगर आप हार्ड वाटर लेते हो तो यहां पे क्या होगा कि सोप का एक्शन नहीं होगा और ऊपर एक प्रेसिपिटेट टाइप की चीज बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्कम। यहां पे स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है हार्ड वाटर में। तो जो सोप है वो हार्ड वाटर में इनइफेक्टिव है, सिर्फ वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है। क्यों ऐसा करता है, केमिकली क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, उससे पहले जो हमने पहले बकेट ली थी उसमें डिस्टिल्ड वाटर था, तो उसमें बहुत शानदार फोम है, सोप बढ़िया से काम करेगा, लेदर बना लेगा। लेदर मतलब झाग। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेदर की क्या मतलब होता है। लेदर का मतलब होता है झाग जो बनते हैं, बुलबुले जो बनते हैं, फोम जो बनता है वो। तो सॉफ्ट वाटर के साथ सोप परफेक्टली काम करता है। हार्ड वाटर के साथ सोप को प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड बकेट जिसमें कि हार्ड वाटर था, वहां पे क्या होता है कि वहां पे कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब अपन हार्ड वाटर से नहाते हैं तो हमारी स्किन पे कुछ बहुत रफ रफ सी चीज हो जाती है, ऐसा लगता है कि साबुन पीछे रह गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ना झाग बनाता और ऐसा भी लगता है कि साबुन पीछे रह गया है। वो एक्चुअली में जब अपन हार्ड वाटर से नहाते हैं तब सोप वहां पे इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हार्ड वाटर से लेदरिंग नहीं होती सोप की, क्योंकि एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक है, सफेद सफेद सा सेटल हो जाता है। तो फिर अब आपका सोप का एक्शन हार्ड वाटर में नहीं होता। केमिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमने सोडियम का सोप लिया था। हार्ड वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं कि सोप में से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेते हैं। सोप के साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, तो जो सोडियम है उसको कैल्शियम या मैग्नीशियम आके डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो जब ये वाला आयन बनेगा ना COO माइनस होल ट्वाइस Ca2 प्लस, सोप और कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब सोप तो एनायनिक पार्ट हो गया COO माइनस वाला, और कैल्शियम मैग्नीशियम कैटायनिक पार्ट हो गया। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये टेक्निकल रीजन है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। रादर देन वो पानी में सॉल्यूशन की तरह से रहे, वो एक सॉलिड बन के सेटल हो जाता है, इसलिए आपका कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्लियर हुआ? क्या हो गया यहाँ पे? कैल्शियम और मैग्नीशियम, हार्ड वाटर का मतलब ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जैसे ये आयन आपको मिले, ये पानी में से, मतलब पानी में सोप का जो सॉल्यूशन है उसमें से सोडियम को रिप्लेस करेंगे और खुद सोडियम की जगह जाके अटैच हो जाएंगे, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा जिसके कारण एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको हम स्कम बोलते हैं। तो अब हम यहां पे क्या करें? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा अब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने के बावजूद प्रेसिपिटेट ना बने, तो आपको सोप में केमिकली कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो, एक्शन सोप और डिटर्जेंट का जो तोड़ है, जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है किसका, कि सोप भैया काम ही नहीं कर रहा हार्ड वाटर के साथ, तो हार्ड वाटर के साथ कौन काम करता है? डिटर्जेंट काम करता है। तो जो डिटर्जेंट होता है वो केमिकली एकदम सिमिलर होता है सोप के, बस उसमें आप COO माइनस की जगह क्या करते हो कि आप जो है COO माइनस की जगह कुछ और ले लेते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट, क्योंकि हर बार सोप काम नहीं करता। जहां पे सोप काम नहीं करता वहां पे अपन डिटर्जेंट यूज करते हैं। सिर्फ केमिकल कंपोजिशन में फर्क है, बाकी क्लींजिंग एक्शन, सफाई करने का, धोने का एक्शन एकदम सिमिलर है। वही मिसल का फॉर्मेशन होगा, वही क्लस्टर बनेगा, उसी तरीके से हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट घुसेगा अपने डर्ट पार्टिकल में, उसको निकाल के बाहर लेके आएगा। जो अपन ने देखा था सोप, वो COO माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो बेसिकली COO माइनस उसमें जो एनायनिक पार्ट होता है वो होता है। यहां पे क्या होता है कि जनरली सल्फोनेट वाला पार्ट होता है, SO3 माइनस वाला जो पार्ट है वो होता है एनायनिक पार्ट। ठीक है, किसमें? डिटर्जेंट में, या फिर वो अमोनियम सॉल्ट होता है। तो या तो अमोनियम सॉल्ट होते हैं या सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। केमिकली सिर्फ इतना सा ही फर्क है। इससे क्या होता है कि अब जब Ca2 प्लस या Mg2 प्लस प्रेसिपिटेट बनाने आएगा तो ये जो सल्फोनेट है या अमोनियम है मना कर देगा,
कि मैं प्रेसिपिटेट नहीं बनाऊंगा भैया तेरे साथ, तू CO माइनस के साथ बना सकता था Ca2 प्लस Mg2 प्लस, मेरे साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा तो फिर क्लीनिंग एक्शन होगा। समझ में आ रही है आपको यहाँ पे बात? सोप क्यों इनइफेक्टिव था? क्योंकि हार्ड वाटर के साथ प्रेसिपिटेट बन रहा था। डिटर्जेंट क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि हार्ड वाटर के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। तो ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं सोप से, ठीक है। तो ये यूजुअली यूज होते हैं शैम्पूज या प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स बनाने के लिए। सर्फ एक्सेल हो गया, निरमा हो गया, इन सबको बनाने के लिए डिटर्जेंट का यूज होता है। शैम्पू को बनाने के लिए डिटर्जेंट का यूज होता है, ठीक है। क्लियर एकदम? चलें आगे। चलो, सो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, अगर आपको फिर भी हार्ड वाटर है आपके पास और आपके पास साबुन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो बहुत सारा साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लींजिंग एक्शन होगा। वो भी आप कर सकते हो, पर जब भी बहुत हार्ड वाटर हो तो डिटर्जेंट को आप प्रिफर करें, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट में। थोड़े बहुत डिफरेंस हम देखेंगे। तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, और सोडियम सॉल्ट या फिर एक हाइड्रोजन सल्फेट के। सो बेसिकली यहां पे हम COO माइनस वाले पार्ट को, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, रिप्लेस कर रहे हैं सल्फर के किसी SO3 माइनस जैसे पार्ट से, बस वहां पे वही अंतर है। तो जो सल्फर वाला पार्ट है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस, जो सोप का आयनिक पार्ट होता है वो CO माइनस Na+ होता है, और जो सिंथेटिक डिटर्जेंट का आयनिक पार्ट होता है वो SO3 माइनस Na+ होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एनिमल फैट या प्लांट बेस्ड ऑयल से प्रिपेयर होते हैं, कौन? सोप्स। और जो डिटर्जेंट होते हैं ये प्रिपेयर होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनको कि हम कोल या पेट्रोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इसका तीसरा डिफरेंस हुआ, ठीक है। क्लियर? इन पॉइंट्स को आप पॉज कर करके लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए इजियर रहेगा, ठीक है। तो जहां जरूरत लगे वहां पे पॉज कर लेना। चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट ये है कि इनकी एफिशिएंसी हार्ड वाटर में डिक्रीज हो जाती है, सोप की। सिंथेटिक डिटर्जेंट बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, हार्ड वाटर में भी उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं होती। सोप को ज्यादा टाइम लगता है डिसॉल्व होने में वाटर में, डिटर्जेंट तुरंत फटाफट से डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, है ना। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस है भाई? बायोडिग्रेडेबल होते हैं सोप, नेचर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। जब पानी में चले जाते हैं धुल के तो ये जो है डिग्रेड हो जाते हैं। पर अगर डिटर्जेंट की अगर आप बात करो तो कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वैसे आजकल तो रिसर्च बहुत इस पे चल रही है कि मोस्टली चीजें बायोडिग्रेडेबल ही बने, पर फिर भी कुछ कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके एग्जांपल हम देखें तो सोडियम स्टेरेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट हो गया, जो कि हमने देखा था। इसके सोडियम लोराइल सल्फेट हो गया, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट हो गया। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर? अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ये चेक कर सकते हो क्या कि पानी हार्ड है एक डिटर्जेंट के साथ? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट तो सॉफ्ट वाटर में भी काम करेगा, हार्ड वाटर में भी काम करेगा। अगर आपके पास सोप है तो आप चेक कर सकते हो, हार्ड वाटर में कोई एक्शन नहीं होगा, सॉफ्ट वाटर में बेटर एक्शन होगा सोप का। पर डिटर्जेंट के साथ आप चेक नहीं कर सकते कि वाटर हार्ड है कि मतलब सॉफ्ट है, क्योंकि स्कम कहीं पे भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत सारे तरीके लोग यूज करते हैं कपड़े को साफ करने के लिए। जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पे कोई कपड़े धोने आ रहा है या कभी आप धो रहे हो तो आप जोर जोर से उस कपड़े को ऐसे पटक पटक के मारते हो, या छोटा सा एक बैट का छोटा सा फॉर्मेट होता है, या कुछ भी एक चीज मारने के लिए होती है, स्टिक मारने के लिए होती है, वो हम क्यों करते हैं? ठीक है। या फिर हम उसको ब्रश के साथ स्क्रब करते हैं, जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से क्यों करते हैं? बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि एजिटेट हो जाए, हिलना डुलना हो जाए बहुत जोर जोर से हमारे क्लॉथ का। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आप सोप को एडिशन करोगे वाटर में तो मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें कि सोप जो है वो ऑयली डर्ट और वाटर दोनों से अट्रैक्ट होता है, एक पार्ट ऑयली डर्ट से, दूसरा पार्ट वाटर से। तो ये जो सोप है ये क्या होता है, कई बार अटक जाता है, तो उसको मान लो हमारे कपड़ों में बहुत धूल है तो हम उसको जोर से ऐसे झटकारते हैं, जोर से ऐसे झटकारते हैं तो धूल बाहर आ जाती है। सिमिलरली जब हम जोर से ऐसे मारते हैं या स्क्रब करते हैं तो जो डर्टी पार्टिकल्स हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं और उनकी सफाई करना ईजियर हो जाता है।
तो इमल्शन जो ऑयल है पानी के अंदर वो फॉर्म होता है, जैसा कि हमने देखा था। इनको अगर आपको वॉश अवे करना है तो आपको लूज करना पड़ेगा, मिसल्स को भगाना पड़ेगा, वहां से एजिटेशन करना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलें। तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन ढूंढा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मिसल फॉर्मेशन होता है जब सोप को हम पानी में ऐड करते हैं, ऐसा क्यों? और क्या इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में भी मिसल का फॉर्मेशन होगा? पहले का जवाब आपको बहुत अच्छे से आता है, ये हम पूरी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इसके दो डिसिमिलर एंड होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ सोप के। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन वाला वाटर रिपेलेंट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। इसके कारण क्या होता है कि क्लस्टर्स बन जाते हैं एक डर्ट के अराउंड, डर्ट पार्टिकल के अराउंड, जिसको कि हम मिसल बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन तो एक साथ आके ऑयल में घुस जाती है और जो बाहर वाली चेन है वो वाटर में बाहर वाटर को ढूंढते ढूंढते सरफेस पे अटक जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मिसल बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये था कि क्या इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करने पर, इथेनॉल को सॉल्वेंट मतलब पानी की जगह इथेनॉल को यूज करने पर क्या सोप का एक्शन होगा? क्या आपको समझ में आनी चाहिए बात। देखो, इथेनॉल क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन से प्यार करता है। जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है, इथेनॉल और हाइड्रोकार्बन वाली चेन दोनों कार्बन के कंपाउंड है, तो दोनों में बहुत प्रेम मोहब्बत होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है वो डिसॉल्व हो जाती है और इथेनॉल से दूर भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। इथेनॉल से दूर भागने की कोशिश ही नहीं करेगी तो फिर वो ऑयल के मॉलिक्यूल में जाके अटैच ही नहीं होगी। तो यहां पे देखो, कोई वो दो पार्ट नहीं है कि एक पार्ट जो कि आपके सॉल्वेंट को मतलब इथेनॉल को प्यार करता हो और एक पार्ट जो कि ऑयल को प्यार करता हो। आपके दोनों ही ऐसे हैं जो ऑयल को प्यार करते हैं, तो फिर आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। दोनों पार्ट होने बहुत जरूरी है। एक पार्ट तो वो जो ऑयल के अंदर घुस के रहे और दूसरा पार्ट वो जो सॉल्वेंट में जाके रहे। तो जो आपका सोप है उसमें जो COO- वाला पार्ट होता है उसके रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, उसके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसको प्यार करने वाले कोई नहीं है, तो सोप जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा कि इथेनॉल में ही डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो ऑयल में जाके डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा ही नहीं, उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा ही नहीं, वो तो इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा और ऑयल जहां पे पड़ा है वहीं पड़ा है और इथेनॉल में से कोई भी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि क्या सोप वाटर पोल्यूशन करते हैं? भाई अपना आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये पानी में जाने पर या जमीन पे अगर कहीं पे चले गए तो इनको जो हमारे अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, ये पोल्यूशन नहीं फैलाते। पर ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में सोप यूज करते जा रहे हो तो वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को डिग्रेड करने की। किसी भी चीज की अति जो होती है वो खराब होती है। ठीक है, अच्छा, आपसे अब पूछा जा रहा है कि जब आप सोप प्रिपेयर करते हो तो छोटी सी क्वांटिटी में आप उसमें नमक भी डालते हो। किसमें? जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होता है वेजिटेबल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें क्या जो है रीजन हो सकता है नमक को डालने का? चार आपसे बोला जा रहा है। बेसिक नेचर ऑफ द सोप रिड्यूस करने में, दूसरा सोप को न्यूट्रल बनाना है, तीसरा क्लींजिंग पावर ऑफ सोप को इनहैंस करना है, और चौथा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप को फेवर करना है। देखो, किसी भी न्यूट्रल एंटिटी को डालने से बेसिक नेचर सोप का कम नहीं होने वाला, खासकर नमक को डालने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सोप को न्यूट्रल भी आप नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक है, तो बेसिक तो रहेगा। आप कोई एसिडिक वाली चीज डाल देते तो एसिड और बेस बनकर न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता। कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है तो उससे कुछ नहीं होगा। तो सी और डी में बात आती है, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होता है। क्या होता है कि जो हम नमक डालते हैं तो सोप जो है वो सॉलिड फॉर्म में निकल के बाहर आता है। अपन जो सोप के बार यूज करते हैं तो वो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जब भी आपको सॉलिड सोप चाहिए, सोप इन अ सॉलिड फॉर्म चाहिए, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो कि उसका प्रेसिपिटेशन करा सके, सोप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। वो काम किसका होता है? कॉमन सॉल्ट का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप को फेवर करने के लिए आप कॉमन सॉल्ट को डालते हो। क्लियर? एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, फिर इसका आंसर दो। ए, बी, सी या डी में से कोई एक आंसर है, करो। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई एक बच्चा है, उसने 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। 4 टेस्ट ट्यूब में उसने 4-4 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया है। PQRS नाम रखा है उसने टेस्ट ट्यूब का।
हर टेस्ट ट्यूब में उसने इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाला है। पहला सॉल्ट जो है वो सोडियम सल्फेट है, अगला पोटेशियम सल्फेट है, आर में कैल्शियम सल्फेट है और एस में मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, उसने ये सॉल्ट डाल दिया, हर उसमें उसने ये वाले सॉल्ट डाले हैं, सोडियम का सॉल्ट, पोटेशियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट और कैल्शियम का सॉल्ट। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया कि सोप सॉल्यूशन लिया और चारों में डाल दिया, पी क्यू आर और एस में, इनको उसने शेक किया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ लेदर फॉर्म झाग फॉर्म होगा। आपको क्या पता है कि सोप सॉल्यूशन झाग किस में बनाएगा, जो सॉफ्ट वाटर होगा। सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होने चाहिए। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है, पी में तो सोडियम है, क्यू में कौन है, पोटेशियम है, आर और एस में फोम नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा सेक्शन जिसमें हमने समझा, हम रोजमर्रा की यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम बहुत सोप को यूज करते हैं कि वो ऐसा क्या करता है कि सफाई हो जाती है। क्लियर? ठीक। Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, IIT JEE and